हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे एसबीआई का एक नया म्यूचुअल फंड एनएफओ मार्केट में आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स एंड प्रॉफिट्स की बात करें, इसमें डिमांड इस टाइम पे काफ़ी हाई होने वाला है। बिकॉज एसबीआई एज अ ब्रांड हमारे इंडिया की बहुत पुरानी ब्रांड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि इस टाइम पे एसबीआई का जो फंड साइज़ है वो भी काफ़ी हाई फंड साइज है। मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इस टाइम पे एसबीआई का जो फंड साइज है बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम इनके पास्ट अगर फंड्स की बात करें, उनके भी रिटर्न अब तक काफ़ी शानदार रहे हैं, चाहे मिड कैप फंड हो, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप फंड हो, राइट। तो आज का डिस्कशन करने वाले हैं एसबीआई के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में कि ये फंड क्या है और किस तरीके से आपके लिए इस टाइम पे काम करने वाला है। गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको अंडरस्टैंड करना ही ज़रूरी होता है कि आप जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें कंपनीज कौन कौन सी होने वाली है, क्योंकि आपका जो पैसा बनता है वो पोर्टफोलियो से बनता है, एसबीआई के नाम से नहीं बनेगा। आपका पैसा बनेगा पोर्टफोलियो से, जहां पर पैसा आज की डेट में आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। आज की डेट में अगर हम इस फंड की बात करें तो ये फंड आपका पैसा ऑटोमोटिव सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जो भी ऑटोमोटिव सेक्टर्स इंडिया में बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया आपका, मारुति सुजुकी आपका हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आइचर हो गया, या इसके अलावा मल्टीपल सेक्टर्स है जहां पर आपका पैसा इस टाइम पे यहाँ पर लगाया जा रहा है। सबसे पहले डिमांड की बात करिए कि आने वाले टाइम में इसकी डिमांड कितनी होने वाली है। इंडिया आज की डेट में 3rd नंबर पे आता है। आज की डेट में अगर आप ऑटोमोबाइल की अगर बात करेंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर की अगर बात करेंगे, तो फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है एंड थर्ड पे इंडिया है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑटोमोटिव का जो हो रहा है, वो तीसरा जो अभी इस टाइम पे कंट्री है वो है इंडिया। तो डिमांड की बात करें आज की डेट में, तो ऑटोमोटिव डिमांड इंडिया बहुत तेजी में बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आज की डेट में गाड़ी हर किसी को चाहिए। जिसके पास एक गाड़ी है वो अनदर गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा है। जिसके पास आज की डेट में स्विफ्ट है उसको थोड़ा सा हाई मॉडल चाहिए है। तो जो जिसके पास ऑलरेडी एक कार है वो अपनी नई कार परचेज करने का प्लान कुछ टाइम के बाद कर रहा है या उसको चेंज करने का प्लान कर रहा है। कार वाला आके कहीं बाइक पे स्विच नहीं करेगा, वो कार पे ही स्विच करेगा। या जिसके पास इस टाइम पे अगर मान लो ऑलरेडी बाइक है, दे आर प्लानिंग टू बाय द कार राइट आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम मंथ्स। तो इस चीज़ की डिमांड में कभी खत्म नहीं होने वाली है। जितने हमारे काम होते हैं आज के डेट में, जैसे डिलीवरी के काम हो गए हैं, राइट, तो मल्टीपल जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियों की नीड पड़ती है। तो आप डिमांड को देखिए, पहले डिमांड कितना रहेगा। सप्लाई की बात करें, डिमांड जब बढ़ेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है आज के डेट में इंडिया में, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में जो डिमांड आज है इतनी ज़्यादा कार की या ऑटोमोटिव सेक्टर्स की, आने वाले टाइम में डिमांड इसकी और बढ़ने वाली है। बिकॉज नया जनरेशन जो आ रहा है उसको भी ये चीज़ें चाहिए है आज के डेट में। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन के साथ में डिमांड्स भी इन चीज़ों की बढ़ेंगी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मन में डाउट है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियली आपके लिए रह सकता है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक चीज़ आप जान लीजिएगा, ये फंड में आप इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करने जा रहे हैं तो एक हाई रिस्क फंड है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क, तो आपको बता दूं एक हाई रिस्क ऑप्शन है। मतलब जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसमें कोई गारंटी नहीं होगी। वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, पूरा पैसा आपका मार्केट के हिसाब से डिपेंड होगा, और जो भी आपका अमाउंट आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अंडरस्टैंड ये करना कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो जितना इसमें रिस्क है आप उतना रिस्क को बेयर कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि डिमांड आने टाइम में इसकी अच्छी खासी है, एंड आई होप यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न आप एक्सपेक्ट आने टाइम में कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी हमने सेक्टर्स की बात कर ली है कि कितना डिमांडेबल होगा, नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें एनईवी की प्राइस की बात करें, इसका एनईवी होने वाला है 10 रुपये का। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 31 मई तक, एनएफओ की लास्ट डेट है 31 मई की। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 मई तक इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अगर अप्लाई आप 31 मई तक इसको अप्लाई कर लेते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट आपको मिलेगा इस फंड के अंदर वो 10 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। मतलब एनईवी 10 रुपये की अभी चल रही है क्योंकि एनएफओ है। 31 मई के बाद जैसे जैसे इसका प्राइस एनईवी का चेंज होगा उसके हिसाब से अलॉटमेंट आप लोग को मिलता रहेगा। 31 को लास्ट डेट है इस एनएफओ का, और जो अलॉटमेंट आपको मिलेगा वो 7 जून को मिलेगा। मतलब आपका प्लान इमीडिएटली एक्टिव नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो अलॉटमेंट कंपनी आपको इसका प्रोवाइड करेगी वो 7 जून को प्रोवाइड करेगी। एक्टिवेशन का जो कन्फर्मेशन है, जो एक्टिवेशन आपके फंड का होगा वो 7 जून से होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें एक्सपेंस रेशियो की बात करें कि इसमें चार्जेस कितने होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि इसमें चार्जेस कितने, एक्सपेंस रेशियो इसमें कितने होने वाले हैं। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है अभी फिलहाल उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो होने वाला है, बिकॉज जब भी कुछ एनएफओ मार्केट में आता है तो एनएफओ में कंपनी पहले डिक्लेयर नहीं करती है कि
कितना हम एक्सपेंस रेशियो आपसे ले रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में डिक्लेयर पहले मोस्टली कंपनी नहीं करती है, तो अभी यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं है इनके एंड से कितना इसमें एक्सपेंस रेशियो होने वाला है। तो जैसे ही अलॉटमेंट वगैरह आपको मिल जाता है तो आपको वो चीज़ मालूम पड़ जाएगी कितना इसमें एक्सपेंस रेशियो अभी आपका रहेगा। ठीक है, एग्जिट लोड की बात करें, इसमें एग्जिट लोड कितना रहेगा। अगर मान लो आप भी प्लान कर रहे हैं कि मुझे इसमें 20 ईयर्स के हिसाब से सेव करना चाहिए, 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने कभी ड्रीम बनाया कि मुझे इस ड्रीम के हिसाब से मुझे 20 साल के लिए इसको पैसा डालना चाहिए, तो अगर आप इस पैसे को अगर बीच में एग्जिट करते हैं तो उसमें कितने चार्जेस हैं एक बार उसको भी अंडरस्टैंड करिए। तो इसमें एग्जिट लोड जो रहेगा आपका वो 1% का रहेगा। अगर अलॉटमेंट से लेकर अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का रिडम्पशन चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वी कॉल्ड रिडम्पशन चार्ज। मतलब अगर आप पैसा एक समय के पहले, मतलब आपने अगर सोचा कि मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या 5 ईयर्स के लिए सेव करना चाहिए, बट उसके पहले अगर आप कुछ इमरजेंसी है, विड्रॉ करना चाहते हैं, विड्रॉ कर लीजिए, कर सकते हैं। बट अगर 1 साल के अंदर अगर विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का रिडम्पशन चार्ज पे करना पड़ेगा। और 1 साल कब से लेकर, अलॉटमेंट से लेकर 1 ईयर। अगर आपने अलॉटमेंट से 1 ईयर के बीच में अगर पैसा अगर विड्रॉ किया है तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। बात करें टैक्सेस की, इसमें टैक्सेस क्या कितने होने वाले हैं, तो इसमें 15% का STCG होगा। मतलब अगर अपना पैसा हम अगर 1 ईयर के अंदर अगर विड्रॉ करते हैं तो 15% का आपको STCG टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में पैसे अपने विड्रॉ कर रहे हैं, मान लो अगर आपने 20 साल के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप 20 साल के बाद या 10 साल के बाद पैसे अपने विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पे इसमें LTCG लगता है, विच इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर मान लो अगर हम जैसे LTCG की अगर बात करें, जैसे आपको प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका प्रॉफिट अगर साल का अगर 1 लाख से ऊपर गया है तो उस केस में प्रॉफिट पर आपको लगभग 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। तो बाकी मैं टैक्स वगैरह जिक्र नहीं करूंगा, इसका वीडियो मल्टीपल अवेलेबल है यूट्यूब पे, एक बार आप चेक कर सकते हैं कि कितने पे कितना बढ़ने पे टैक्स लगता है। एक बार अंडरस्टैंड करना टैक्स बेनिफिट्स को एंड देन अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर है? तो गाइज यहाँ तक मेरे एंड से सारे जो मैंने इसमें पॉइंट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं इस फंड के रिगार्डिंग आपके माइंड में, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं गाइस, तो एक सजेशन मेरे एंड से आपको ये है, देखिए फंड आपका है, इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पे करिएगा, बट एक सजेशन मेरे एंड से ये है, अगर आपको सही लगता है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा। कोई भी फंड में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदा लॉन्ग टर्म में ही होता है, वो सबको ही जानता है आज के डेट में। लेकिन जो सेक्टर है ना आज के डेट में, ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप उतना रिस्क अगर बेयर कर सकते हैं, अगर आपने इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डालिए, यहाँ से रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर है आपके मन में इस फंड के रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन रेज करिए, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।